नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं मिडिलवेट डिवीजन की, जहां पर शारा मैगोमेडोव और चैंपियन ड्रिकस डु प्लेसी इन दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत बड़ी बातें कही हैं। एंड ऑल्सो यहां पर ड्रिकस ने हामजात को भी मेंशन किया, तो इनके बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले देखते हैं कि शारा मैगोमेडोव का क्या कहना था जो वो अपनी पहली फाइट को हारा था अगेंस्ट माइकल पेज। तो शारा का यह कहना था कि जब उसने लॉस को लिया तो वो फैंस को देख सकता था, जहां पर कुछ लोगों की आंखों में टीयर्स निकल रहे थे और वो सबको सॉरी बोलना चाहता है क्योंकि पूरी उसकी गलती है। उसके जो अटैकिंग इंस्टिंक्ट्स थे वो सारे उस फाइट में गायब थे और अब उसे पता है कि उसे क्या इंप्रूव करना है। तो वो अब अपने आप को रीबिल्ड करने लग पड़ा है ताकि वो वापस ट्रैक में आ सके। बट इसी के साथ उसे ये भी लगता है कि क्योंकि उसने 7 मंथ्स में 4 फाइट्स को कर डाला था, तो इतनी ज्यादा फाइट्स करने पर उसे लगता है कि डेफिनेटली उसने अपनी हेल्थ के साथ खेला है, जहां पर क्योंकि वो इतनी जल्दी फाइट्स कर रहा था तो जो उसे हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम थी वो और भी ज्यादा इंक्रीज होती गई। एंड ऑल्सो इसकी वजह से वो प्रॉपर फाइट के लिए कभी भी ट्रेनिंग नहीं कर पाया, वो एक स्पेसिफिक गेम प्लान को नहीं बना पाया। तो ये चीज ने भी उसके लॉस में बहुत ज्यादा फैक्टर रोल प्ले किया है। बट इसके साथ वो ये भी बोलना चाहता है कि मे बी उसने माइकल वेनम पेज को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट भी किया था। जो भी यहां पर शारा बुलेट ने बोला है वो एक्चुअली में ट्रू है, जहां पर आई नो कि फाइटर्स को ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, बट 7 मंथ्स में 4 फाइट्स करना, ये डेफिनेटली फाइटर अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके फाइट कर रहा है। और इसके साथ जो शारा ने बोला है कि शायद से उसने माइकल पेज को अंडर एस्टिमेट कर लिया था, तो ये चीज भी ट्रू लग रही है। जहां पर मुझे लगता है कि शारा बुलेट ने सोचा होगा कि वो बस अपनी किकिंग एबिलिटी से ही माइकल पेज को बीट करने वाला है। बट वी नो कि फाइट में क्या हुआ, माइकल वेनम पेज ने उसे हर एक एस्पेक्ट में बीट किया था। तो अब लेट्स सी क्या शारा बुलेट अपना फिर से कमबैक कर पाता है। और इस लॉस से एक बात कंफर्म हो जाती है कि अभी शारा बुलेट को इतनी जल्दी पुश नहीं कर सकते, वो टॉप लेवल के लिए अभी रेडी नहीं है, वो टॉप 15 के लिए भी रेडी नहीं है। और इसीलिए मेरी ओपिनियन में सबसे बेस्ट रहेगा कि अगर शारा बुलेट 1-2 और फाइट्स करे आउटसाइड ऑफ टॉप 15। बट अब इसके साथ मेन बात पर आते हैं, जहां पर शारा बुलेट ने मेंशन किया मिडिलवेट चैंपियन ड्रिकस डु प्लेसी को, जिधर शारा बुलेट को ऐसा लगता है कि ड्रिकस डु प्लेसी लकी है कि वो चैंपियन बना हुआ है। ड्रिकस डु प्लेसी की लास्ट 5 फाइट्स में उसने हमेशा जो बेटिंग की है वो डीडीपी के अगेंस्ट की थी, जहां पर हमेशा उसने बेट किया था कि ड्रिकस फाइट को लूज करेगा। बट समहाउ कैसे भी करके ड्रिकस डु प्लेसी विन को ले जाता है। वो अपनी बहुत ही अजीब स्ट्राइकिंग और रेसलिंग को शो करेगा और समहाउ उसे ग्राउंड में चोक मिल जाएगा, जिससे कि वो फाइट को विन कर जाएगा। इसी के साथ शारा ने ड्रिकस डु प्लेसी को हल्का सा कॉम्प्लीमेंट भी किया, जहां पर वो कहता है कि एक बात ड्रिकस की माननी पड़ेगी कि डेफिनेटली उसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर है, जहां पर हमेशा वो फाइट में फॉरवर्ड प्रेशर करता रहेगा। ये मैटर नहीं करता कि वो कैसे फाइट कर रहा है, बट जो उसका स्पिरिट है वो एक एनिमल की तरह है, वो हमेशा देखेगा अटैक करने का। अब इसके बाद जब शारा से ये पूछा जाता है कि हामजा चिमाएव के अगेंस्ट ड्रिकस डु प्लेसी कैसे फाइट करेगा, तो यहां पर शारा कहता है कि अभी तक उसने बेट किया था कि ड्रिकस अपनी फाइट को लूज करेगा, बट यहां पर वो पूरा कॉन्फिडेंट है कि हामजा चिमाएव ड्रिकस को बीट करने वाला है। वो रियली होप करता है कि ड्रिकस अपनी फाइट को लूज कर जाए, और अगर डीडीपी मिडिलवेट चैंपियन नहीं रहा तो वो इस बात से बहुत खुश होगा। जब हामजात की बात करते हैं तो उसे लगता है कि हामजात ने पूरा ड्रिकस डु प्लेसी को एनालाइज कर लिया है, उसके डाटा को डाउनलोड कर लिया है कि वो कैसे फाइट करता है, और उसे लगता है कि फाइट में हामजात यही शो करने वाला है, जहां पर वो डीडीपी की फाइट में बेस्ट शेप में आएगा और उसे बीट कर जाएगा। मे बी जो वो बोलने वाला है वो थोड़ा सा स्टूपिड हो, बट उसे लगता है कि ड्रिकस डु प्लेसी बहुत ज्यादा लकी है और इसीलिए वो चैंपियन है। अब आई एग्री विद लास्ट पार्ट, जहां पर डेफिनेटली ये बहुत स्टूपिड है बोलना कि ड्रिकस डु प्लेसी लकी है इसीलिए वो मिडिलवेट का चैंपियन है, क्योंकि बेशक ड्रिकस की फाइट देखने पर ऐसा लगता है कि वो एक ज्यादा टेक्निकल फाइटर नहीं है, वो प्रॉपर टेक्निक से अपने पंचेस को थ्रो नहीं करता, वो इवन कभी कभार जंप करके भी अपने ओपोनेंट के ऊपर पंचेस को लैंड करता है। बट ये चीज हमें याद रखनी होगी कि डेफिनेटली टेक्निक हेल्प करती है, बट अगर किसी के पास फाइटिंग स्पिरिट हो और अगर वो फाइटर ड्रिकस जैसा हो जिसके पास पावर भी है इसको बैक करने का, और अब तो स्टैमिना भी आ चुका है जिससे कि वो ऐसे वियर्ड वे से फाइट कर सकता है, तो ये एनिमल की तरह फाइट करना डेफिनेटली वर्क करता है, क्योंकि ऐसे स्टाइल के लिए प्रिपेयर करना भी बहुत मुश्किल रहता है। और ये चीज अभी तक हम देखते हैं कि ड्रिकस के स्टाइल को अभी तक कोई भी रीड नहीं कर पाया है। अब वी नो कि लेटली ड्रिकस बहुत ही अच्छा ट्रैश टॉकर बन चुका है, और यहां पर भी अगर हम ड्रिकस के ट्वीट्स को देखें तो उसने नॉट ओनली शारा बुलेट बट हामजा चिमाएव दोनों को ब्रूटली रोस्ट किया है। जहां पर सबसे पहले शारा बुलेट के ऊपर वो बोलता है कि कोई शारा बुलेट को आई ड्रॉप दे, और अगर वो ऐसे वर्ल्ड में लिव कर रहे होते जहां पर आई फॉर एन आई होता तो शारा बुलेट किंग होता, ऑब्वियसली मेकिंग फन कि शारा बुलेट के पास बस एक सिंगल आई है। वेरस इसके साथ अब हामजा चिमाएव को भी इंक्लूड करते हुए ड्रिकस कहता है कि शारा बुलेट और हामजात के बीच
में बस 3 ही सेंसेस हैं, जहां पर उनके पास बस साउंड है, टच है और स्मेल है, बट जब टेस्ट की बारी आती है और साइट की बारी आती है तो वो यहाँ पर दोनों के बीच में मिसिंग है। यहाँ पर ड्रिकस का मतलब था कि शारा बुलेट के लिए साइट मिसिंग है, वेरस हामजा चिमाएव की बात करते हैं तो उसके लिए टेस्टिंग सेंस मिस है। अब ये जो डीडीपी ट्रोल कर रहा था ये बस यहाँ पर रुकता नहीं है, बल्कि यहाँ पर ड्रिकस ने काफी इंसेन रिप्लाई दिए लोगों को, जिधर एक उसे कहता है कि हामजा चिमाएव उसकी हाइप को एंड करने वाला है, हामजा चिमाएव उसके हेड के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर ड्रिकस कहता है कि क्या उसका मीनिंग था कि हामजा उसके लिप के लिए आ रहा है। अब ड्रिकस ने यहाँ पर काफी ट्वीट्स का रिप्लाई दिया है, बट मैं एक और ट्वीट को अगर पढ़ूं तो यहाँ पर ड्रिकस फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन माइकल बिस्बिंग के साथ खड़ा है और हम देख सकते हैं कि ड्रिकस का साइज यहाँ पर ज्यादा बड़ा है और ये चीज माइकल बिस्बिंग भी कह रहा है कि वो अभी 222 पाउंड्स का है, बट स्टिल उसका साइज डीडीपी से काफी कम लग रहा है। तो यहाँ पर कोई पर्सन ड्रिकस को कहता है कि उसे ट्राई करनी चाहिए एलेक्स परेरा के अगेंस्ट खड़े होने की, तब उसे पता लगेगा कि साइज का डिफरेंस क्या होता है। बट वंस अगेन ड्रिकस डुप्लेसी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया है, जिधर वो कहता है कि बस चैंपियंस ही एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। बेचारा एलेक्स परेरा सोच रहा होगा मुझे क्यों तोड़ा यहाँ पर, और मैं तो चाहता हूँ कि जब भी ड्रिकस और हमसाद की फाइट होने वाली है तो यहाँ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो वो सेम ऐसे एंटरटेनिंग रहे, जहां पर बस एक बार हमसाद चिमाएव ड्रिकस को कुछ बोल दे, क्योंकि फिर भी नो कि ट्रैश टॉक स्टार्ट हो जाएगी और ड्रिकस डुप्लेसी अपने आप को लेट गो करने वाला है। तो डेफिनेटली मजा आएगा इस फाइट के बिल्डअप में। बट अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं एज अ होल यूएफसी के बारे में, जहां पर ये अपडेट आता है कि डैना व्हाइट और टर्की एला शेख इन दोनों ने साथ मिलकर जैक स्नाइडर जो हॉलीवुड मूवीज को डायरेक्ट करता है, उसने जस्टिस लीग को भी डायरेक्ट किया था, तो उसे हायर किया है एक यूएफसी की मूवी बनाने के लिए। अब इस मूवी का क्या नाम रहने वाला है, तो यहाँ पर डिसाइड हुआ है कि ये जो एमएमए या फिर यूएफसी के ऊपर मूवी बनने वाली है इसका नाम होगा ब्रॉलर। अब एक और चीज यहाँ पर पता लगी है कि इसमें डैना व्हाइट का जो रोल है वो भी कोई प्ले करने वाला है, और मैंने पर्सनली जैक स्नाइडर की काफी मूवीज को देखा है, वो बहुत ही अच्छा डायरेक्टर है, तो मे बी हमें एक वॉरियर जैसी या फिर नेवर बैक डाउन जैसी एक इंसेन यूएफसी के ऊपर मूवी देखने को मिल जाए, जहां पर वॉरियर मूवी का तो बॉलीवुड में भी रीमेक बना है, जिधर काफी लोगों ने अक्षय कुमार की वो ब्रदर्स मूवी को देखा है। तो रियली होपिंग कि इतने सालों बाद कोई एक इंसेन मूवी देखने को मिल जाए, वो भी बेस्ड ऑन यूएफसी। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं कपल ऑफ फाइट अपडेट्स के बारे में, जहां पर ये अपडेट मोस्टली लोगों को पता होगा कि यूएफसी 314 में जो जेफ नील वर्सेस कार्लोस प्रेटिस की फाइट होनी थी वो फाइट कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि ये अपडेट आता है कि जेफ नील इंजर्ड हो चुका है और अब कार्लोस प्रेटिस के लिए कोई भी लेट रिप्लेसमेंट फाइटर नहीं है, तो इसीलिए इस फाइट को कंप्लीटली ही यूएफसी 314 से निकालना पड़ा। तो अब कार्लोस प्रेटिस का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होगा ये तो अभी तक डिसाइडेड नहीं है, बट यहाँ पर कार्लोस प्रेटिस ने एक ट्वीट किया था कि बिग न्यूज कमिंग सून, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि कार्लोस प्रेटिस की फाइट इयन गैरी के साथ भी हो जाए, या फिर जोकिम बकली भी एक अनदर फाइटर है जिसके साथ कार्लोस प्रेटिस की फाइट हो सकती है, और ये दोनों ही फाइट्स बहुत ही इंसेन रहेंगी। तो अब लेट्स सी कार्लोस प्रेटिस की फाइट किसके साथ होती है, और हो सकता है कि मोस्ट लाइकली कार्लोस प्रेटिस अब यूएफसी 315 के कार्ड में फाइट करे। और अब नेक्स्ट फाइट की बात करें तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पोलो कोस्टा इज बैक, जहां पर ये रूमर्स आ रहे हैं कि पोलो कोस्टा फाइट करने वाला है रोमन कोपिलोव के साथ। अभी ये फाइट कंफर्म नहीं हुई है, इसमें बस अभी वर्क किया जा रहा है, बट इसी के साथ कब ये फाइट हो सकती है, तो पोलो कोस्टा वर्सेस रोमन कोपिलोव की फाइट को बोला जा रहा है कि ये फाइट इंटरनेशनल फाइट वीक यानी कि यूएफसी 317 में होगी। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं हॉरे मास्विडाल के बारे में, जहां पर एज ऑफ नाउ हम सब जानते हैं कि उसने यूएफसी से रिटायरमेंट ले ली थी, बट अब लास्ट ईयर से वो ये बोलता रहा है कि वो यूएफसी में अपना कमबैक करने वाला है, वो मोस्ट लाइकली अप्रैल या फिर मई के मंथ में फाइट करने वाला है। और अब यहाँ पर अपने कमबैक को लेकर मास्विडाल का ये कहना था कि वो मैच मेकर से रियली चाहता है कि उसकी फाइट हो जाए लियोन एडवर्ड्स के साथ। वो चाहता है कि जो उसकी राइवलरी बिल्ड हुई थी लियोन के साथ वो उसे फिनिश करे, और देयरफॉर वो चाहता है कि वो लियोन एडवर्ड्स के साथ फाइट करे, उसे 3 पीस कॉम्बिनेशन देकर बीट करे। बट अगर समहाउ यूएफसी उसे लियोन एडवर्ड्स की फाइट नहीं देती है तो फिर उसे बिच एस कोबी कविंटन के साथ रीमैच फाइट चाहिए। वो पूरा मोटिवेटेड है फिर से फाइट करने के लिए, और इन दोनों में से कोई भी ओपोनेंट उसकी फर्स्ट फाइट के लिए ठीक रहेगा। और रही कोबी कविंटन की बात, तो यहाँ पर मास्विडाल ये भी कहता है कि वो रिसेंटली कोबी के ऊपर बहुत ज्यादा रूमर्स को सुन रहा है कि कोबी कविंटन ने ड्रग्स करना स्टार्ट कर दिया है। मास्विडाल के बारे में टू बी ऑनेस्ट, ये फाइटर जितनी जल्दी हाइप में आया था उतनी ही जल्दी हाइप से बाहर आ चुका है, जहां पर मुझे नहीं लगता कि अब हॉरे मास्विडाल की कोई भी हाइप बची है। और रही बात उसकी फाइट अगेंस्ट
अगेंस्ट लियोन एडवर्ड्स या फिर कोबी कविंटन, तो आई नो कि अभी ये दोनों फाइटर्स ही डाउनफॉल में चले हुए हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि ये दोनों ही फाइटर्स मासविडाल को तो डेफिनेटली बीट करने वाले हैं। लियोन का मैं इतना श्योर नहीं हूं क्योंकि वो डेफिनेटली एक पंच से नॉकआउट हो सकता है, बट कोबी की जब बात करते हैं तो पहली फाइट की तरह वो वंस अगेन हॉरे मासविडाल को डोमिनेट करने वाला है। एंड दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।